तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। और दूसरा फैक्टर मैंने बताया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जैसे आयनिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट भी हो सकते हैं आपके पास। पहला फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो स्लो होंगे। थर्ड फैक्टर इसमें आपके पास है लाइट। तो जो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। आपको पता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना लाइट के हो ही नहीं सकती, तो उनके लिए लाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है। फोर्थ है इसमें कैटलिस्ट। देयर आर मेनी रिएक्शंस व्हिच कांट टेक्स प्लेस विदाउट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बिना कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो कैटलिस्ट का होना उनमें जरूरी होता है। तो कैटलिस्ट की भी इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। कुछ रिएक्शंस में प्रेशर का भी रोल होता है, प्रेशर का भी इम्पोर्टेंट रोल है इन अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, लाइट हो गई, कैटलिस्ट हो गया, प्रेशर हो गया। These are few factors which affect the rate of reaction. अब concentration of reactant को मैं थोड़ा सा का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था लो मास एक्शन की फॉर्म में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है क्लास 11th में 7th चैप्टर, उसके अंदर आपने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ लो मास एक्शन। तो लो मास एक्शन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा यहाँ पे, उसके बाद हम रेट लो इसमें करेंगे, जिससे कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमें पता लगेगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो लो मास एक्शन क्या होता है पहले हम वो कर लेते हैं। तो लो मास एक्शन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to multiplication of molar concentration of reactants raised to the power equal to their stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation। मैं देखिए आपको एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद ये लिख के दिखाऊंगा। जैसे आपके पास एक रिएक्शन हमने मान ली XaYB changes into MC and ND। तो थोड़ी देर पहले मैंने जैसे इसी वीडियो में आपको बताया कि X, Y, M और N क्या है, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। A, B, C और D क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। तो A, B, C, D, A, B हो गए रिएक्टेंट्स, C, D हो गए प्रोडक्ट्स, X और Y रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, M और N प्रोडक्ट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लो मास एक्शन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू multiplication of molar concentration of reactants। तो multiplication of molar concentration of reactants raised to the power equal to their stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation। Rate is equal to K ये आपके पास आ गया। देखो ये लो मास एक्शन क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट बोलते हैं, उसको डिफाइन भी करेंगे आगे हम। तो ये लो मास एक्शन हो गया। तो लो मास एक्शन को हमने डिफाइन किया, डेफिनेशन क्या होगी क्लास 11th में थी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। डेफिनेशन क्या हुई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो क्लास 12th में है वो आपके है क्या, रेट लो। तो रेट लो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जो लो मास एक्शन है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और जो रेट लो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। रेट लो मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये रेट लो होता है एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो रेट लो हमें क्या बताता है, देखिए ये रेट ऑफ अ रिएक्शन
is directly proportional to multiplication of molar concentration of reactants raised to power equal to stoichiometric coefficient on which rate of a reaction experimentally depends. जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिपेंड होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे एक्स और वाई की जगह। तो जो लो मास एक्शन हमने किया बिल्कुल उसी तरह से रेट लो है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो एक्स और वाई है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है लो मास एक्शन में, और रेट लो में जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। ध्यान दीजिए इसमें एक्स और वाई जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। रेट लो में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे जिनके ऊपर रेट एक्चुअल में डिपेंड करेगा, जो एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें किया है लो मास एक्शन में, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिपेंड्स। वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिनके ऊपर रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होकर डिपेंड करता है, वो वाले आएंगे इसमें, तो इसको रेट लो बोलते हैं। तो अगर इसी इक्वेशन के लिए आप रेट लो लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए, और आपके सिलेबस में रेट लो है, लेकिन रेट लो की जो कंसेप्ट है वो लो मास एक्शन से आती है, ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो रेट लो की एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, देखिए आप, ये भी रेट लिखा हमने, ये भी रेट लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा, ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स और वाई है, यहाँ अल्फा और बीटा है। एक्स और वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है, अल्फा बीटा कहीं गिवन नहीं है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा कहाँ से पता लगे हमें, अल्फा बीटा आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिपेंड्स। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होके आएंगे। और एक बात और बच्चों के माइंड में यहाँ पे रहती है, फिर हमें कैसे पता लगेगा ये, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट थोड़े करके देख रहे हैं हम, तो आपको कैसे पता लगेगा, जितने भी आपके बुक के अंदर इस तरह की इक्वेशन दी हुई है वो सब रेट लो है, लो मास एक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो रेट लो की फॉर्म में दी हुई है आपकी उसमें, तो इसलिए आपको कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। तो रेट इज इक्वल टू आपके पास हो गया के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। तो के आपके पास ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो ये रेट लो आ गया बच्चों यहाँ पे। और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन actually depends, experimentally depends, are stoichiometric coefficients, experimental stoichiometric coefficient कह लीजिए आप, are stoichiometric coefficients on which rate experimentally depends, जिसके ऊपर रेट एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है वो है ये आपके पास। अब पता लग गया आपको ये, तो यहां से आपके पास, अब देखिए आप इसमें इफ ए इज इक्वल टू, अगर आप मोलर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल ले लेते हैं, रिएक्टेंट्स की इक्वल ले लें और वो इक्वल टू 1 ले लें, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से के को डिफाइन कर सकते हैं, के क्या है यहाँ पे, के है बच्चों यहाँ पे क्या चीज है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये आपके पास होता है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डेफिनेशन आई? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज 1 यूनिट। तो के की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन molar concentration is taken as 1 unit. Molar concentration is taken as 1 unit. Then rate of reaction is called as rate constant या specific reaction rate हम इसको बोलते हैं। I hope you understood this. और जो rate constant की यूनिट है वो हमेशा डिपेंड करती है इन अल्फा बीटा जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स है इनके ऊपर, जिसको हम उसके सम को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। उसके बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है वो आप देखिए। जो आपने स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट किए जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड करता है, जिसको हमने अल्फा और बीटा लिखा, सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एक्सपेरिमेंटली डिपेंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट लॉ के अंदर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट गिवन है, बिल्कुल सिंपल वे में आप बोले तो रेट लॉ के अंदर जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट गिवन है उन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट के सम को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स as given in रेट लॉ। ये इसको ऐसे बोल दीजिए आप, सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। जैसे हमने अभी रिएक्शन की उसके लिए रेट लॉ लिखा हमने, ये रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर बीटा। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? ऑर्डर हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 1 हो ये भी 1 हो तो 1 + 1 2 हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। ये 0 हो ये 1 हो तो 0 + 1 कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये हाफ हो ये 1 हो तो कितना हो गया? 1 + हाफ कितना हो गया? 3/2 हो गया, 1.5 हो गया। तो ऑर्डर आपके पास 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 करके भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी होती है कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। मोलिकुलरिटी इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं तो रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन होता है, तो कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं। तो मोलिकुलरिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग simultaneously in order to carry out a reaction is called। कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, मींस उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज मोलिकुलरिटी। ऑर्डर मैंने बताया, सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स as given in the rate law या some of the stoichiometric coefficients on which rate of reaction experimentally depends is called order of reaction। समझ में आ गया आपको? ये क्या होता है? इसमें कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, 1 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या है आपके पास? ये इट कुड बी
जीरो, जीरो वैल्यू भी हो सकती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको हम, होल नंबर लाइक 1 2 3, ये भी हो सकता है। इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकती है वैल्यू लाइक 1/2, 3/2, इस तरह से ये भी वैल्यूज हो सकते हैं। तो ऑर्डर आपके पास जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 की फॉर्म में भी हो सकता है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो, जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ क्या होगी, नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में होगी। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती मोलिकुलरिटी। एंड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो एज वेल एज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं मिलेगी और जीरो भी नहीं मिलेगी आपको। क्या होगी, इट इज ऑलवेज ए नेचुरल होल नंबर लाइक 1 2 3। एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 की फॉर्म में हो सकती है। मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो आपके पास ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है आपके पास ऑर्डर। ये एक्सपेरिमेंटल, वो थ्योरेटिकल। एग्जाम्पल भी आपको एक एक दो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक दो एग्जाम्पल आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, इस तरह से। हाँ, रिएक्शंस के एक एक दो एग्जाम्पल। या जिसकी मोलिकुलरिटी 1 है तो उसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, जिसकी मोलिकुलरिटी 2 है उसको बाई मोलिकुलर बोलते हैं, जिसकी मोलिकुलरिटी 3 है उसको ट्राई मोलिकुलर, टर मोलिकुलर बोलते हैं हम। ठीक है, फिर ऐसे एक एक दो आपको एग्जाम्पल इसमें पता होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल देखो आपको बता रहा हूँ। ये जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लैटिनम सरफेस चेंजेस इनटू N2 + 3H2। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन जब आप रेट एक्सप्रेशन इसके लिए लिखते हैं तो K NH3 0। अब ये जीरो आ गया। अब ये जीरो कहाँ से पता लगा, क्वेश्चन होता है बच्चों का यही कि ये जीरो कहाँ से आया सर। तो जीरो कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगता है कि रेट एक्चुअल में अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर भी रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, या साइंटिस्ट ने देखा कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो इसलिए अमोनिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अमोनिया के विद रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट हो गया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो दैट इज इक्वल टू K। ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर हो गया जीरो इसके केस में। अब ये आपके पास है, देखो एक और रिएक्शन का एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। N2O5 है, इसको डिकम्पोज कर दिया हमने, NO2 + O2। अब इसमें अगर आप रेट लो लिखते हैं तो ये आता है रेट इज इक्वल टू K N2O5 रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है देखो 2 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन इसमें कितना है, ये 1 है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल है। सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो इसमें ऑर्डर 0 हो गया, इसमें ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 1। अंडरस्टैंड। इसी तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस भी होते हैं। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं। और मोलिकुलरिटी आप देखो आपके पास ये है, NO + O2 चेंजेस इनटू 2NO2। अब इसमें मोलिकुलरिटी में के बेस पे वैसे दो टाइप के रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी। एक होती है सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस हम उनको बोलते हैं जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं।
जिनमें बीच में दूसरे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें दूसरे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और सो देयर इज नो मोलिकुलरिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर सभी तरह के रिएक्शंस के लिए होता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है। तो ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है, टर मोलिकुलर। तो देखो मैंने लिखा हुआ है टर मोलिकुलर। टर मोलिकुलर का मतलब जिसकी मोलिकुलरिटी 3 है, तो 2 मोलिक्यूल ये हो गए, एक ये हो गया, तो ट्राई मोलिकुलर। अब ये आपके पास है, देखो H2 + I2 डिकम्पोज हो गया, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। जिसकी मोलिकुलरिटी 2 है उसको बाई मोलिकुलर, जिसकी 3 है उसको ट्राई मोलिकुलर। अब ये आपके पास अमोनियम नाइट्राइट है, हिट कर दिया हमने, चेंज हो गया N2 + 2H2O। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसकी मोलिकुलरिटी 1 है, यहाँ दिख भी 1 रहा है। ये सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोलिकुलरिटी के बेस पे देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक में तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेप। रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ये सब एलिमेंट्री रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी होती है। मोलिकुलरिटी हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एलिमेंट्री का कोई उसका मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या हो गई, वो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है विच टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस in more than 1 step are called complex reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल ये लिख सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द मोलिकुलरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। या आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती। जैसे आपके पास Fe2 पॉजिटिव है, ये परमैंगनेट आयन के साथ कंबाइन कर गया, ये परमैंगनेट आयन पोटेशियम परमैंगनेट से मिलता है एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिल गया Fe3 पॉजिटिव प्लस मैग्नीज 2 पॉजिटिव प्लस वाटर। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है ये, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो होता है, मोलिकुलरिटी नहीं होती। तो एक पॉइंट ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं कि ऑर्डर इज फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स हो चाहे एलिमेंट्री हो, बट मोलिकुलरिटी इज ओनली फॉर द एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शंस। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑर्डर पे। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट जो है, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। ऑर्डर पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, मोलिकुलरिटी पे डिपेंड नहीं करती। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट ऑन द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो आई होप ये मोलिकुलरिटी और ऑर्डर का जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट भी है। आई होप कि आपको ये चीजें, ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। तो आप इन कंसेप्ट को, पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से पढ़ें, सुने, और वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको जरूर फायदा होगा इसमें। और जो भी नीड वाले बच्चे हैं जिनको जरूरत है इन वीडियोस की, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियोस को ध्यान से आप देखें, जो पिछले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।